इससे पीछे की क्लास में हमने विद्युत वाहक बल, विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध के बारे में पढ़ा और यहाँ पर एनसीईआरटी में पेज नंबर 111 पर एक ब्लूप्रिंट है, आप देख रहे होंगे। ये ब्लूप्रिंट नीला नीला आपको दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर 111 पर। इसमें लिखा है बादलों में आवेश। बादलों में आवेश। पुरातन काल में तड़ित को अलौकिक उद्गम की वायुमंडल स्फुर क्षण दीप्ति समझा गया। इसे ईश्वर का महान हथियार माना गया, किंतु आज तड़ित की परिघटना की भौतिकी के प्राथमिक सिद्धांतों द्वारा वैज्ञानिक रूप से व्याख्या की जा सकती है। तो ये जो तड़ित है, बिजली का कड़कना, बादलों में आवेश, ये क्या है? विपरीत आवेश के बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं उनमें आकर्षण बल लगता है, ठीक। तो वहाँ से क्या होता है कि आवेश भड़क जाता है, जिसे कहते हैं स्पार्किंग, चिंगारी उत्पन्न होना। तो वो आवेश बादलों से टकराकर जब धरती तक, ज़मीन तक पहुँचता है तो बहुत ज़्यादा विद्युत धारा उसमें रहती है। तो वो किसी पर गिरती है तो कहते हैं कि बिजली गिर गई। तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि विज्ञान ने इसे अब समझा दिया, इससे बचने का उपाय है। इससे बचने का उपाय ये है कि ऊंची ऊंची भवन जिन पर बिजली के गिरने का खतरा है उन पर लोहे के चालक के टॉवर, एंटीना टाइप बना के लगा दिए जाते हैं, ताकि वो आवेश ज़मीन में चला जाए और बिल्डिंग या भवन बच जाए, ठीक। 10 की पावर 5 वोल्ट की कोटि का विद्युत क्षेत्र होता है और ये लगभग आधे मिनट तक का समय होता है जब तक बिजली की धारा प्रवाहित होती रहती है। वज्रपात का औसत शीर्ष सामर्थ्य लगभग 10 की घात 12 वाट होता है। 10 की घात 12 वाट पावर, शक्ति जो है इसकी बताई जा रही है, ठीक। तो ये जो है अच्छा है अगर इसको पढ़ें। बाकी मैंने बता दिया जानकारी के लिए कि भी बादलों में विपरीत आवेश होता है, वो आकर्षित होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तब बिजली कड़कती है, तब एक आवेश वहाँ से चलता है भड़कने के कारण, जो कुछ प्रकाश यानी विकिरण भी उत्पन्न करता है और ज़मीन तक पहुँचता है, ठीक। अब चल रहे हैं उदाहरण नंबर 5। एनसीईआरटी का एक उदाहरण है, उदाहरण नंबर 5। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लेने वाले हैं। चलिए उदाहरण नंबर 5 में क्या कहता है? चित्र 3.17 में दिखाए गए अनुसार 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 16 वोल्ट की एक बैटरी से प्रतिरोधों के एक नेटवर्क को जोड़ा गया। नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध परिकलित कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। वोल्टता पात यानी वोल्टेज ड्रॉप, कितना वोल्ट गिर गया या किसी प्रतिरोध ने कितना ड्रॉप ले लिया, कितना पोटेंशियल खा गया, वो सीधी सी बात ये है, वो है वोल्टता पात। ए बी बी सी सी डी ज्ञात कीजिए। कुछ बिंदु दिखाए गए हैं ए बी बी सी सी डी, उनमें कितनी वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल कितना रहा, उन बिंदुओं के बीच में गए विभवांतर कितना रहा, ये भी आपको बताना है। तो उसमें पहले क्या करते हैं, इस परिपथ को पहले बनाते हैं कि सवाल क्या है। ये है एनसीईआरटी तीन 5, ये है उदाहरण, ठीक। अब इसमें चित्र का परिपथ का चित्र चलिए बना देते हैं। चित्र का परिपथ बना देते हैं, परिपथ का चित्र बना देते हैं। चलिए ये बना दिया मैंने फटाफट, जो है चित्र। ये हो गया भाई परिपथ का चित्र। कुछ इस तरीके से।
और ये जो विद्युत वाहक बल है 16 वोल्ट, ये बैटरी है 16 वोल्ट की, और ये जो आंतरिक प्रतिरोध है ये है 1। तो लिख लेते हैं, ये 16 वोल्ट क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है ऐसे, और ये R जो है आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक ऐसे। ये है 1 ओम, ये रहा। और बाकी जो प्रतिरोध हैं वो हैं 4 ओम, 4 ओम, और ये है 1 ओम, ये है 12 ओम, और ये है 6 ओम। और कुछ बिंदु बताए गए, ये बताया गया बिंदु ए, यहाँ एक बिंदु बताया गया बिंदु बी, यहाँ बताया गया बिंदु सी, और यहाँ बताया गया बिंदु डी, ठीक। कुल मिलाकर ये है तुल्य प्रतिरोध धारा। सभी में जो विभवांतर है सेलों में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए और वोल्टतापात यानी विभवांतर ए बी बी सी सी डी में बताइए, सभी में अलग अलग धारा कितनी होगी ये। तो साधारणतः हम सवाल को करें, सिंपली करें बिल्कुल, तो क्या नज़र आता है ज़रा देखिए एक बार सवाल में। हमें सवाल में जो बाहरी परिपथ है वो नज़र आता है ए और डी के बीच में, क्योंकि ये जो चीज़ है विद्युत वाहक बल और ये आंतरिक प्रतिरोध है, ये सेल के अंदर की चीज़ है। यानी अगर मैं मान लूँ यहाँ एक पॉइंट M और यहाँ एक पॉइंट मान लूँ N, ठीक, तो M से N तक जो है ये सेल के अंदर का मामला है। ये सेल का विद्युत वाहक बल है और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या है? तुल्य प्रतिरोध बाहरी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो यानी A और D के बीच का प्रतिरोध क्या है? कुल प्रतिरोध जब बनाएंगे, जब पूरे परिपथ में प्रतिरोध बनाएंगे तो फिर बाद में इसको जोड़ेंगे, लेकिन बाहरी परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है? तो हम देखेंगे कि 4 और 4 ये दोनों किसमें हैं? पार्श्व क्रम समांतर क्रम में है। तो अगर मैं RAB की बात करूं तो RAB कितना है? ये है 4 गुना 4, ये पैरेलल का समांतर का फॉर्मूला है आपका, ये हो जाएगा 2 ओम। यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगे हैं, जो प्रतिरोध लगे हैं, उनका कुल बनता है 2 ओम, ठीक। उसके बाद अकेला है, फिर है 12 और 6, यानी RCD अगर मैं बनाऊं तो कितना होगा? 6 गुना 12 और 6 प्लस 12, तो ये कितना हो गया? 12 6 की 72, 18 चौक 72, 4 ओम हो गया, ये बन गया। तो ये जो हैं ये 2 प्रतिरोध हैं। इस तरीके से अगर इन प्रतिरोध को इकट्ठा करके इस परिपथ को दोबारा बनाऊं, ठीक, तो क्या बनेगा? यहाँ का जो परिपथ है वो क्या बनेगा? यहाँ पे कितना लगेगा? इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 4 ओम, ठीक, और इस वाले को हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने हटा दिया ये, यानी अगर इसको हटा दिया जाए तो ये बन जाएगा 4 ओम लगेगा इस पे। देखिए तार मैंने जो है यहाँ से जोड़ दिया, ये देखिए ऐसे, उसको हटा लिया मैंने। अब अगर इन दोनों को ठीक करूं तो यहाँ पे कितना लगेगा? 2 ओम। ये बन गया 2 ओम और इन दोनों को हटा दिया। इस प्रकार, ठीक। यानी अब जो परिपथ है वो ये वाला है, ऐसे। तो कुल मिला के ए और डी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है RAD, वो कितना दिखाई दे रहा है? हम देख रहे हैं कि सभी जो है, सभी में एक ही धारा प्रवाहित होगी, एक ही धारा, क्योंकि एक ही तार है, एक ही वायर है, ठीक। तो कितना प्रतिरोध है? तो सभी आ गए श्रेणी क्रम में।
तो 2 1 4, ये हो गया 7 ओम। ठीक, तो ये हो गया बाहरी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, यानी एक उत्तर हो गया ये। अगर देखा जाए तो हमारा एक उत्तर हो गया ये। ठीक, अब परिपथ में धारा, परिपथ में जो धारा है हम उसे बहाएं, धारा को चलाएं तो धारा कितनी पहुंचेगी? धारा को दिखाते हैं धनात्मक से, ये देखिए ऐसे बैटरी के पॉजिटिव से, और मैं धारा दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे धारा ले जानी है, क्योंकि जो परिपथ मैंने बना लिया वो किस तरह का बना लिया। देखिए, देखिए धारा बह रही है इस तरीके से, बिल्कुल साफ एकदम आपको दिखाई देगा। ये देखिए धारा बह रही है इस तरीके से। धारा का मान I अगर मैं निकालूं, परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा I, ठीक, तो परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल कितना है? 16, और परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है? A से D तक का कितना प्रतिरोध है? 7, और उसी के साथ श्रेणी क्रम में लगा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है? 8, तो धारा हो जाएगी 16/8, यानी परिपथ में धारा है 2 एम्पियर। ये हो गई कुल धारा। ठीक, यानी परिपथ में कुल धारा का मान आ चुका है। अब इस धारा को मुझे बांटना है इन दोनों में और इन दोनों में। तो मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने बनाया था ये, इसे हटा लेता हूँ। और फिर से जोड़ देता हूँ, और जो धारा का मान है I 2 एम्पियर वो वापस लिख देता हूँ, क्योंकि कुल धारा का मान मैंने निकाल लिया। ये देखिए, ये मैंने जोड़ दिया इसको फिर से, ये देखिए, और कुल धारा का मान कितना आ रहा है? 2 एम्पियर। ये I हो रहा है, देखो यहाँ से कितनी धारा बहेगी? 2 एम्पियर। ये I का मान कितना होगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, यहाँ कितनी आएगी? 2 एम्पियर। ठीक, अब ये धारा कैसे बटेगी? मान लीजिए इधर में धारा कितनी मान लूँ? इसमें मान लूँ I1, और इसमें मान लूँ I2। ठीक, कोई फ़ोन है, 1 सेकंड के लिए देख लेते हैं। हेलो, बोलिए। हाँ, प्रणाम, बताइए। हाँ, नोट्स नहीं मिलते, खाली पूरा कोर्स होता है मेरा तो। हाँ, यूट्यूब वीडियो के नीचे एक लिंक है कक्षा 12 भौतिकी का, उस पर चले जाओ आप। ठीक है, नहीं नहीं, ऑनलाइन देखना पड़ेगा, डाउनलोड नहीं होता। ना ना, डाउनलोड के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। चलिए, थोड़ा सा व्यवधान रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पुरानी बात पर, फ़ोन को मैं साइलेंस करना भूल गया तो फ़ोन आ गया। अक्सर दिन में फ़ोन आते रहते हैं बच्चों के कि भाई कोर्स जो है, पूरा कोर्स है वो कैसे लेंगे। कुछ लोग डाउनलोड के लिए मांगते हैं। डाउनलोड कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये आती है कि जो छोटे मोटे ट्यूशन सेंटर हैं या स्कूल हैं, प्राइवेट लेवल पर चलते हुए स्कूल हैं, तो मैंने देखा कि लोग यूट्यूब से डाउनलोड करके कोर्स को और अपने स्कूलों में चला रहे हैं, टेलीविज़न में चला रहे हैं, स्क्रीन पे चला रहे हैं, सारी चीज़ें होने लगती हैं, और वो हमें पता भी नहीं चलता, ना हमें कुछ मिलता है ना हमें पता चलता है।
तो एनसीईआरटी पर बेस्ड पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है हमारे लोग मिसयूज करते हैं उसको। इसलिए मैंने डाउनलोड यूट्यूब से वीडियो हटा लिए थे अपने, और डाउनलोड के लिए मैं देता नहीं हूँ। ऑनलाइन जो लोग हैं, आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, विद्याकुल पर हैं आप लोग, तो ये ऑनलाइन इसीलिए रहता है। चलिए खैर शुरू करते हैं। परिपथ में कुल धारा, देखिए मैंने धारा का बंटवारा यहाँ पे कर दिया I1 और I2, ठीक। अब ये धारा यहाँ 2 एम्पियर हो गई है, ये सरल बात है। I1 और I2 मिलकर 2 एम्पियर मिले, तो यहाँ से मैंने एक संबंध बनाया कि जो यहाँ पर जो चीज़ हो रही है उसके अनुसार अगर मैं देखूँ I1 प्लस I2 ये हो रहा है 2, ठीक। एक चीज़ ये हो रही है। दूसरी चीज़ मैं जानता हूँ कि समांतर क्रम में विभव बराबर होते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रतिरोध 4 और 4 हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा I1 गुना 4 I2 गुना 4, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा I1 बराबर I2। अब ये I1 बराबर I2 मैं यहाँ लगा देता हूँ तो मुझे दोनों मान मिल जाएंगे। I1 मिल जाएगा मुझे 1 एम्पियर और I2 मिल जाएगा मुझे 1 एम्पियर, दोनों बराबर मुझे मिल जाएंगे। ये मैंने I1 I2 निकाले हैं। इसमें कितनी धारा आ गई देखो, इसमें आ गई I1 का मान आ गया 1 एम्पियर और इसमें भी 1 एम्पियर। ये I1 I2 के मान आ गए, इसमें 2 एम्पियर हो गई। अब यहाँ मैं बंटवारा करता हूँ, यहाँ मैं मान लेता हूँ धाराओं को I1 डैश और यहाँ I2 डैश। अब यही बात मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, I1 डैश प्लस I2 डैश 2 एम्पियर है, क्योंकि 2 एम्पियर की धारा आ रही है, दोनों को जोड़ा। और पार्श्व क्रम में, पैरेलल में, समांतर क्रम में जो भी कहें, विभव बराबर होते हैं, तो ये हो गया 12 I1 डैश और 6 I2 डैश, तो ये हो गया 2 I1 डैश I2। इस संबंध को मैं वापस यहाँ लगा देता हूँ, I2 का मान 2 I1 डैश लगा देता हूँ, तो I1 डैश का मान आ जाएगा मेरे पास 2/3 और I2 डैश का मान आ जाएगा मेरे पास 4/3। तो मुझे ये दोनों धाराएं भी मिल गई, ठीक। तो यानी सारी धाराएं जो हैं मुझे मिल गई, किसमें कितनी धारा है, ठीक। इसमें 1 एम्पियर है, इसमें 2 एम्पियर है, इसमें 2/3 है, इसमें धारा जो है कितनी है, I1 डैश का मान कितना आ रहा है 2/3 और I2 डैश का मान कितना आ रहा है 4/3। देखो ये जो है धाराएं मुझे मिल चुकी हैं। ओके, अब आगे बढ़ें। अब पूछा क्या है, विभवांतर, सिरों के बीच में विभवांतर, A से B तक का विभवांतर, B से C तक का विभवांतर, C से D तक का विभवांतर। अब चलिए विभवांतर निकाल लेते हैं। सबसे पहले VA माइनस VB, ये देखते हैं VA माइनस VB। तो हम जानते हैं कि ये जो धनात्मक वाला सिरा है पॉजिटिव, ये उच्च विभव पर होता है और ये निम्न विभव पर होता है। यानी कि विद्युत धारा की दिशा में जाने पर विभवांतर घटता जाता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर विभवांतर मान लीजिए 16 वोल्ट है, तो 16 वोल्ट में से कुछ घटेगा, B पे पहुँचेगा। तो यानी A और B के बीच का जो विभवांतर है वो उतना ही होगा जितना कि ये प्रतिरोध रास्ते में लगे हैं, ये यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो A से B तक जाने में मेरे पास मैं जानता हूँ कि 4 वाले में भी और इस 4 वाले में भी विभवांतर समान है। यानी A से B तक जाने में जितना विभवांतर एक प्रतिरोध ने लिया है, समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं, इतना ही दूसरे ने भी लिया है। तो मैं किसी एक का लिखूँगा, या मैं ये देख लूँगा कि इन दोनों का प्रतिरोध कितना है, उसे कुल करंट से गुणा कर दूंगा, तो भी वही बात है। तो यानी मैं अगर A से B तक जाऊं तो A से B तक जाने के लिए मेरा ये रास्ता काफ़ी है, मैं किसी भी रास्ते से जा सकता हूं, मैं इस रास्ते से जा सकता हूं। देखो, क्योंकि समांतर क्रम में मुझे एक रास्ते से जाने में ही मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि विभवांतर जो है वो समान होते हैं। तो A और B के बीच में विभवांतर कितना है, 4I1, 4I1। इसके अलावा दूसरे रास्ते से भी मैं जा सकता था,
4I2 से भी मैं जा सकता था। तो ये कितना विभवांतर आएगा, 4 गुना 1, ये आ जाएगा 4 वोल्ट। ठीक। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि ए से बी तक जाने में विभवांतर जोड़ देते हैं समांतर क्रम में। ध्यान रखना, इसमें कितना विभवांतर है, 4 वोल्ट, इसमें कितना है, 4 वोल्ट। तो ए से बी तक जाने में 8 वोल्ट नहीं होगा। याद करें, मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये बहुत गलती होती है। समांतर क्रम में विभवांतर, ठीक, बराबर होते हैं। ए से बी तक जाने में 4 वोल्ट का ही विभवांतर है। 4 वोल्ट ऊपर का ले लें या नीचे का ले लें, ठीक, किसी एक का ले सकते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि ऊपर का विभवांतर ले लेंगे और नीचे का ले लेंगे, उसे जोड़ देंगे। ये नहीं करना, ये गलत है। ए से बी का विभवांतर 4 वोल्ट है, दोनों में समान है। ठीक, अब बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। बी से सी, ये हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी विद्युत धारा है, करंट कितना है 1 ओम वाले में 2 एम्पियर, और कितना है प्रतिरोध 1, 2 वोल्ट हो गया। ठीक। अब देखें वही कहानी यहाँ बनेगी सी से डी तक जाने में। सी से डी तक जाने में जो भी रास्ता आप लेना चाहते हैं, चाहे ऊपर से जाएं 12 वाले से, चाहे 6 वाले से जाएं। तो मान लीजिए इसमें भी हम ये वाला रास्ता ले लेते हैं, इस तरीके से जाते हैं, देखिए ऐसे। ठीक। तो ये विभवांतर वही होगा। अगर नीचे से जाऊं मैं, बात एक ही है, तो मुझे यही लिखना है I1-12। तो VC माइनस VD आठ वोल्ट। I1 का वैल्यू कितना 2/3, प्रतिरोध कितना 12। ठीक। तो ये विभवांतर देखो आ रहे हैं। ठीक। अभी विभवांतर कितने हो गए देखा जाए तो 4, 2, 6 और 8, 14 वोल्ट हो गया। अब अगर इसमें देखूं कितना विभवांतर आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखूं कितना विभवांतर आएगा, सेल कितना विभवांतर खाएगा, अगर ये बात निकाल लूँ यहाँ, अगर कोई वोल्ट मीटर लगा के यहाँ का विभवांतर देखूँ, ये भी कितना आएगा, कितनी धारा है इसमें 2 एम्पियर, और ये कितना है 1 ओम, तो ये भी खाएगा 2 वोल्ट। तो ये जो 2 वोल्ट है, समझना है ये 2 वोल्ट क्या है, ये सेल का अपना खर्चा है। सेल में से होकर विद्युत धारा जब बहती है तो सेल कुल विद्युत वाहक बल में से 2 वोल्ट अपने काट लेता है, अपने 2 वोल्ट कम कर लेता है। बाहर कितना दे रहा है, बाहर मिल रहा है मुझे कुल 14 वोल्ट, 14 वोल्ट। ठीक। तो ये था सवाल, बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण सवाल है। बड़े आराम से मैंने आपको इसे समझाया है। ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो हम करंट को बांट पाएंगे, करंट का विभाजन कर पाएंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में विभवांतर निकाल पाएंगे। न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होने वाला ये बेसिक सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, जो सेल्स को श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया है, अब हम उस पर बात करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं पाठ्य पुस्तक में ये कौन सा बिंदु है। ये है 12 नंबर, श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल। ठीक, तो लिख देते हैं, इसका हेडिंग डाल देते हैं 3-12। श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल। चलिए सबसे पहले बात करेंगे श्रेणी क्रम। ठीक, श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब सीधा सीधा ये है, देखिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये है श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका। इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए जो भी विद्युत वाहक बल इस सेल से प्राप्त होता है, एक सेल से, वो जुड़ जाता है दूसरे वाले में, वो जुड़ जाता है तीसरे वाले में। ठीक, यानी यहाँ से मिलने वाला जो कुल विद्युत वाहक बल है वो जुड़ जाता है। ठीक, अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूँ इसका, ऐसे कर देता हूँ। ठीक, तो क्या ये श्रेणी क्रम है? ये श्रेणी क्रम नहीं है, ये अपना कोई क्रम है, अपने तरीके से हमने, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, देखिए, दो बैटरी जो है वो उल्टी लग गई है। ये श्रेणी क्रम माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, लेकिन ये जो बीच की बैटरी है ये उल्टी लग गई है। अब बात क्या हो रही है, मान लीजिए इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है। E1 E2 E3 माने या एप्साइलन नाम का ये एक प्रतीक है ग्रीक भाषा का, वो लिख सकते हैं जो भी। यहाँ पे भी ऐसा ही करें, एप्साइलन 2 एप्साइलन 3 या E1 जो भी है। तो यहाँ का जो विद्युत वाहक बल है, कुल विद्युत वाहक बल है, वो कितना है हम देख रहे हैं, वो है यहाँ का, लिख देते हैं, जोड़ के तीनों को, ये देखिए ये है। और चूंकि हम माइनस प्लस को जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ का जो है, ये है यहाँ का विद्युत वाहक बल। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये श्रेणी क्रम में नहीं है, श्रेणी क्रम नहीं। ठीक, क्योंकि सीरीज में तो लगे हैं, श्रेणी क्रम में ये लगे हैं, सर्किट में, परिपथ में अगर देखा जाए तो ये चीज़ श्रेणी क्रम जैसी है, ये चीज़ श्रेणी क्रम जैसी है। श्रेणी क्रम का मतलब है एक तार पे जोड़ दिया गया। प्रतिरोध में जब हम कहते हैं तो प्रतिरोध क्योंकि हर हाल में जोड़ दिया जाता है श्रेणी क्रम में। ठीक, तो क्या हो रहा है कि श्रेणी क्रम में यहाँ सेल लगाने का सही मायने में जो मतलब है वो है कि वो जुड़े, श्रेणी क्रम इस तरीके से हो। मान लीजिए किसी बैटरी में सेल डाल रहे हैं
और कोई सेल मान लीजिए उल्टा डाल दिया आपने, किसी बैटरी में सेल डाल रहे हैं, कोई सेल उल्टा डाल दिया आपने, तो देखिए कितना बुरा प्रभाव हो जाएगा उसका, कितना बुरा प्रभाव हो जाएगा उसका। एक घट जाएगा, दो जुड़ेंगे, एक घटेगा, तो ये घटने वाला मान को, विद्युत वाहक बल के मान को कम कर देगा। तो कुल मिलाकर सही जो श्रेणी क्रम होता है वो ये होता है, ऐसे लगाया जाता है। अब श्रेणी क्रम में लगाए गए सेल और उनके आंतरिक प्रतिरोध किस प्रकार करंट या विद्युत धारा बनाते हैं बाहरी परिपथ में, इस बात पर विचार करते हैं। चलिए श्रेणी क्रम में कुछ सेल लगा लेते हैं। ये मैंने n सेल लगा दिए हैं श्रेणी क्रम में, n यानी आखिरी जो नंबर है वो कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा En पे और उसका प्रतिरोध होगा Rn, ऐसे। अब मैं इसको पूरी व्यवस्था को एक बाहरी प्रतिरोध से जोड़ रहा हूँ, ऐसे। ये है बाहरी प्रतिरोध। बाहरी प्रतिरोध है, बल्ब है, बैटरी का बल्ब है, कोई भी डिवाइस है, कुछ भी है, इस तरीके से। अब मैं देखता हूँ कि इसमें विद्युत धारा कितनी होगी। विद्युत धारा का मान लीजिए I, ठीक, क्योंकि सभी देखे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कैसे दिख रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी सभी के विद्युत वाहक बल जोड़ दिए जाएंगे पहले, ठीक। तो कुल कितनी धारा बहेगी, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ये देखिए, ये है कुल विद्युत वाहक बल। इसे भाग करेंगे कुल प्रतिरोध से, कुल प्रतिरोध कितना होगा R प्लस, सभी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़े जाएंगे। ये होगा कुल प्रतिरोध, तो ये कुल धारा बनेगी। अब इस कुल धारा का मान निकालें और इसमें V निकालें। इसमें अगर विभवांतर देखें तो कितना होगा इसका विभवांतर, ये वाला, ये अगर देखें तो V का मान कितना होगा, V का मान होगा IR, ठीक। तो इसमें क्या करें, I का ये मान वहाँ रख देते हैं। अब इसे आप समेशन से लिख सकते हैं, समेशन के फार्मूले में लिख सकते हैं इसको। कैसे, अब देखिए, ये विद्युत वाहक बल E या एप्सिलॉन जो भी इसका प्रतीक है, ये सब जोड़े गए हैं, तो इनको कैसे लिखते हैं समेशन में, ऐसे। यानी समेशन I बराबर 1, यानी एक एक करके जोड़ा गया, एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन 3, या जो भी बोले, E बोले, E1 प्लस E2 प्लस E3, n नंबर तक जोड़ा गया। प्रतिरोध बाहर का जोड़ा गया, फिर आंतरिक प्रतिरोध को n नंबर तक जोड़ा गया, ठीक। ये हो गया तुम्हारा करंट, और बाहर लगा दिया इसके R, ऐसे। ये जो R है ये लगा दिया, देखो। तो कुल मिलाकर ये बाहरी प्रतिरोध में मिलने वाला विभवांतर है, ठीक।
अब इसको थोड़ा सा बदल दूं, इसको थोड़ा सा ठीक कर दूं मैं। ये सूत्र आपको याद कर लेना है, चेक कर लेना है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये सब बराबर हैं। ऐसे सब बराबर हैं, ठीक, और n नंबर तक लगाए गए हैं, तो सब बराबर हैं। देखो ठीक। अब यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा इसमें, धारा में? कुल ईएमएफ NE अपॉन R प्लस NR। अब धारा ये बनेगी, यानी कुल कितने सेल श्रेणी क्रम में लगाए गए उन सब का विद्युत वाहक बल N है, तो N गुना हो जाएगा, और आंतरिक प्रतिरोध N गुना हो जाएगा, बाहरी प्रतिरोध जो का तो है। ये विद्युत धारा बन जाएगी। इसी चीज़ को यहाँ लगा लेंगे V को, तो ये V बदल जाएगा। देखो V कैसा होगा, V आएगा NER R प्लस NR, ये V का मान होगा। ठीक, क्या किया मैंने, सब एक जैसे सेल लगा दिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सेल पड़ा है, ठीक, इसी तरह के सेल हो मेरे पास 5, तो ये तो एक ही जैसे सेल हैं, सबका ईएमएफ विद्युत वाहक बल एक जैसा ही होगा, सबका प्रतिरोध भी एक जैसा ही होगा, तो n की जगह पे क्या रखेंगे, 5। ठीक, तो इस तरीके से ये श्रेणी क्रम में धारा और बाहरी प्रतिरोध में विभवांतर इन सूत्रों से आपको मिल जाएगा। ठीक, अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और देख के समझते हैं कि कैसे काम करती है ये चीज़। अब देखिए एक उदाहरण लिख के देता हूँ, इसको उदाहरण को हल करना। किसी परिपथ में 5 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम है। यदि बाहरी प्रतिरोध, ठीक, यदि बाह्य प्रतिरोध, इसके साथ लिख देता हूँ बल्ब, यानी बाह्य प्रतिरोध किसका है, बल्ब का है, 20 ओम है, तो परिपथ में धारा तथा बल्ब में विभवांतर ज्ञात करो। तो मुझे उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मान लीजिए श्रेणी क्रम में 5 सेल लगाए गए, ठीक,
तो 5 सेल लगाए गए तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? सूत्र है NE R प्लस NR, ये श्रेणी क्रम का सूत्र है। अगर धारा की बात करें तो कितनी धारा आ रही है? देखो विद्युत धारा 5 है, 1 का विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है, तो 3 हो गया। बाहरी परिपथ में जो प्रतिरोध है, बाहरी जो प्रतिरोध है वो बल्ब का है, वो 20 है, तो ये 20 हो गया। NR, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1.5 है। कितने हैं? 5 हैं, तो ये हो गया 7.5। तो देखो ये धारा आ गई। परिपथ में कुल धारा 27.5 एम्पियर होगी। ये हो गई परिपथ में कुल धारा। अब बल्ब को विभवांतर या बल्ब का विभवांतर या बल्ब में विभवांतर, जो भी लिखो, ये होता है V, ये होता है IR। I कितना? ये रहा I। और बल्ब का प्रतिरोध कितना? 20। तो लगा देते हैं 15/27.5 गुना 20, यह आ गया वोल्ट। कुल मिलाकर ये हो गया 300/27.5 वोल्ट। तो ये तुम्हारा एक उत्तर ये हो गया, और एक उत्तर तुम्हारा ये हो गया। ठीक, मिल गया, सिंपल। अब इसी में थोड़ा सा परिवर्तन अगर मैं कर दूं, इसी सवाल में ये हो चुका है, ये सवाल आपका हो चुका है। ठीक, अब मैं इसमें परिवर्तन कर देता हूं। क्या परिवर्तन करता हूं? देखिए, यदि एक सेल को पलट दिया जाए तब धारा तथा बल्ब में विभवांतर क्या होगा? यानी अगर एक सेल को पलट दिया जाए, ठीक, तो बात समझनी है। कुल कितने सेल हैं? 5। तो अगर 5 सेल लगाता हूं, 1 2 3 4 5, यह है 5 सेल हैं। ठीक, सभी का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन या E मैंने मान रखा है, ये सब का है। तो कितना हो रहा है? 5E हो रहा है। अगर एक सेल को पलट दूं, अब इनमें से एक सेल को पलट देता हूं, देखिए मैंने एक सेल को पलट दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस कर दिया मैंने। अब कितना होगा जरा बताओ? कितने प्लस के हैं? 1 2 3 4, और एक उल्टा लगा है, तो कितना हो गया? 3। यानी अगर एक को पलट दो तो अपना गायब और एक दूसरे का गायब। देखो जो पलटा है ये देखो ख़त्म कर देगा एक को, एक का कैंसिल कर देगा, ये घटा दें उसमें से। जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में बात की थी, भाई देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये सब जुड़ेंगे, ये 4 के 4 जुड़ेंगे। ये कितने हैं? ये 4 हैं, ये 4 एप्सिलॉन है। और इसमें से कौन घटेगा? एक उल्टा लगा है, वो घटेगा। तो कितना आ गया? 3E। तो उत्तर अब क्या होगा?
कह रहा जी अब जहाँ 5 ई लगा रहे थे वहाँ 3 ए लगा लो। अब धारा कितनी हो जाएगी, 3 ई आर प्लस 5 आर। यहाँ पे 5 आर क्यों लगा, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध सेल के पलटने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सेल को सीधा लगाओ उल्टा लगाओ, आंतरिक प्रतिरोध हमेशा जुड़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध पे इसका फर्क नहीं है। तो कुल मिला के आंतरिक प्रतिरोध 5 ही हैं अभी भी, लेकिन विद्युत वाहक बल 3 हो चुके हैं। वो कैसे हुए हमने देख लिया, ये बन गई धारा, और विभवांतर आई आर होना है, वो भी इसी प्रकार आएगा। ये हो गया विभवांतर। तो बात को समझ गए, अगर किसी सेल को पलट दिया जाए तो उससे परिपथ के प्रतिरोध में फर्क नहीं पड़ता, प्रतिरोध वही रहेंगे, लेकिन जो विद्युत वाहक बल मिल रहा है उस पर फर्क पड़ जाता है। ठीक, वो फिर नए तरीके से सेल को उल्टा लगाकर दोबारा निकालना पड़ता है। ठीक, ओके। श्रेणी क्रम में ये इंपॉर्टेंट बात दोनों हमें याद रखनी है। ठीक है।